नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और कुछ रेटिंग एजेंसीज ने ऑलरेडी भारत को अपग्रेड करने का एक सिग्नल दिया है। इनफैक्ट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बढ़िया रिकवरी हमने भारत में अभी देखी है। सवाल ये है, क्या ये सस्टेनेबल होगी, क्या ये आगे बढ़ेगी? मेरे साथ इस वक्त इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन शो में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। सर, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने अब इंडिया के रिफॉर्म्स को रिकग्नाइज करना शुरू किया है। आपको लगता है वो फाइनली इसमें बिलीव कर पा रहे हैं? और अब क्योंकि मूडीज की जो अभी हाल ही में अपग्रेडेड इंडिया आउटलुक आया है टू स्टेबल, बट उन्होंने फिर भी रेटिंग को BAA3 ही रखा है। आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू थिंक दे हैव बीन कंजर्वेटिव इन देयर अप्रोच? देखिए, आमतौर पे रेटिंग एजेंसीज बहुत ही कंजर्वेटिव होती हैं। जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और आपको ध्यान होगा हमने ये जो मसला है इसके बारे में लिखा भी था। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में एक पूरा अध्याय इसमें ये बतलाया था कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो हमारे फंडामेंटल्स को नहीं पूरी तरह दर्शाती है। तो उस संदर्भ में यदि हम देखें तो ये जो फर्क चेंज आया है आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल, ये एक अच्छा संकेत है। क्योंकि जब कोई ऐसी संस्था जो बहुत ही कंजर्वेटिव होती है वो भी बदले अपनी राय, तो वो संकेत एक्चुअली काफी एक सुदृढ़ संकेत होता है, एक बहुत अच्छा संकेत होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी और रिकैलिब्रेशन होगा इसमें, क्योंकि जैसे आपने ध्यान दिया होगा तो उन्होंने जो विश्लेषण दिया है उसमें दो बातें जो बताई हैं वो अहम है। एक पॉजिटिव जो उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर की जो रिस्क्स हैं, बैंकिंग सेक्टर की जो रिस्क्स थी वो कम हो गई हैं। उसका जो बुरा असर जो हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता था वो एक्चुअली उसकी संभावना कम हो गई है, तो ये एक पॉजिटिव कहा है। दूसरा, उन्होंने जो मीडियम टर्म ग्रोथ है, ग्रोथ रेट नॉमिनल टर्म्स में 10% रखा। इसका मतलब है कि रियल टर्म्स में 6% है, जो कि मेरा मानना है वो अंडर एस्टिमेट है। क्योंकि यदि आप देखें तो भारत का जो पोटेंशियल ग्रोथ था 6.5% का था। और हालांकि महामारी के एक साल और 2 साल पहले उस जो दर है, विकास दर में उसमें कमी आई, लेकिन ये फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी उसके कारण आई, जिसको कि हमने अभी उससे निपटा है, उसे हमने संभाला है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की प्रॉब्लम्स आगे जाके उतनी चिंताजनक नहीं होंगी, ये मूडीज भी बताती है। तो यदि आप इन दोनों आंकड़ों को साथ में देखें और उसमें जोड़ दें कि इतने सारे रिफॉर्म्स हमने किए हैं, तो जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है वो 6.5% से ज्यादा होनी चाहिए, न कि 6.5 से कम। तो 6% जो आंकलन उन्होंने लगाया है, ये मेरे अनुसार ये वही कंजर्वेटिव माइंडसेट का एक और पहलू है। हम तो बताते ही रहे हैं पिछले 18 महीनों में कि आपका जो आंकलन है बहुत ग्लास हाफ एम्प्टी की तरह आप आंकलन कर रहे हैं, और हम ग्लास जो है ज्यादा बैलेंस देख रहे हैं। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि हाफ एम्प्टी हाफ फुल, ये नहीं कह सर, रहे। ये रेटिंग्स कितनी जरूरी है इंडिया के लिए? आई मीन, क्या रियली हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए किसी एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी से जो कहे भाई यहाँ भारत एक प्रॉमिसिंग नेशन है? आई मीन, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? क्योंकि हम उसको कुछ ज्यादा तजव्वुद देते हैं मेरे ख्याल से एज अ कंट्री। आपका क्या कहना है? क्या उनके कहने से ही हमारी इकोनॉमी को ऐसा देखा जाए कि भाई ठीक है कि नहीं? आई मीन, डोंट यू थिंक हमारे अपने रिफॉर्म्स, अपना खुद का रिस्पॉन्स इसको वो नहीं सामने? आई मीन, द रिजल्ट्स आर द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट? सो देखिए, यदि आप पिछले 3 साल से मेरा जो विश्लेषण है और आंकलन है अर्थव्यवस्था का, यदि आप देखें, रेटिंग एजेंसीज हो या भले ही कोई इंटरनेशनल एजेंसीज हो या इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं,
जो भी कहते हैं मैं अपना आंकलन देता हूं, और जैसे आप कह रहे थे कि इनको हम इनपुट की तरह लेना चाहिए, लेकिन ये वेद वाक्य तो नहीं, वाक्य तो नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया तो वही सत्य है। ये एक दृष्टिकोण है उनका। और कई बार जो बाहर से भारत को देखते हैं, उनका दृष्टिकोण कई बार ज्यादा नेगेटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दृष्टिकोण है, ये सत्य जरूर नहीं है। सत्य के बहुत पहलू होते हैं जिसको कि हम यहाँ पे हम देखते हैं। एक बात जो है जिसको हमें जरूर, इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते, ये है कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जब यदि इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं होती, उसका एक मैकेनिकल असर पड़ता है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, यदि इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंट्रीज में ही इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो उस मामले में जरूर ये थोड़ा सा फर्क रहता है। बट उसके अलावा हमें हमारे आंकलन से जाना है, न कि हम ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज, कोई भी खुदा तो नहीं है। सर, एक चीज और कही गई है मूडी में, रिकवरी ऑफ कोर्स अंडरवे है, और ग्रोथ इस फिस्कल का सरपास करेगा प्री पैंडेमिक रेट, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। बट वो कंसर्न दिखा रहे हैं अभी भी, डेट बर्डन जो है दैट हैज एक्चुअली बिकम हायर 74% से ऑफ जीडीपी टू 89% ऑफ जीडीपी। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें स्वाति जी, यदि आप ध्यान दें तो महामारी के वक्त न सिर्फ भारत बट सारे देशों ने फिस्कल पुश देने के लिए जो है कर्ज लिया है। और जो विकसित देश हैं वो तो भारत से बहुत ज्यादा उन्होंने कर्ज लिया है। जब हमारे इमर्जिंग नेशंस, हमारे जो पीयर्स हैं, उनके साथ भी यदि हम आंकलन करें तो ये साफ दिखता है कि जैसे फिस्कल डेफिसिट, हमारी जो फिस्कल डेफिसिट पिछले साल की 9.2% थी, और इनकी जो बाकी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, IMF का फिस्कल मॉनिटर बतलाता है कि ये 10.5% था। तो इससे साफ दर्शाता है कि भारत ने जो फिस्कल पॉलिसी है उसको बहुत जिम्मेदारी से उसका जो पॉलिसी है निभाया है। दूसरी बात, जो डेट टू जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये जरूर है कि अभी 89% हुआ है, लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो R-G डिफरेंशियल जो कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट में जो फर्क होता है, इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ में जो फर्क होता है, उस पे निर्भर करता है। और यदि हम मूडीज के आंकलन से ही जाएं, जो कि जैसे मैंने कहा कम है, मेरा मानना है कि 11% नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ होगा, और जो हमारी जो बोरोइंग रेट है वो 6% है। तो ये जो 5% का जो फर्क है, ये बाकी किसी देश को ये इतना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो कमेगा बहुत ही तेज रफ्तार से, बाकी देशों का उतनी तेज रफ्तार से नहीं कमेगा। ये भी दूसरा पहलू है जिसको कि अभी वो उसको उतना वेटेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के जरूर होगा, और जब आंकड़े आएंगे तब उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। ओके, आंकड़े आएंगे और उनको विश्वास करना ही पड़ेगा। और आप बहुत ही इसमें ऑप्टिमिस्टिक हैं ये नंबर्स को लेकर। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं सर, और इन्फ्लेशन नंबर्स आए, और ऑयल, गैस और भी कमोडिटी प्राइसेस मल्टी ईयर हाइज टच कर रहे हैं। ऑब्वियसली दैट सॉर्ट ऑफ मिसमैनेजेस द इक्वेशन। जहां तक नंबर्स की बात करें, इम्पैक्ट इसका नंबर्स पे और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन FY22 की हम क्या रखें सर? देखिए, ये जरूर है कि जो कमोडिटी प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, उनसे जो है वो बढ़ रही हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि यदि आप देखें, सारे देशों ने महामारी के समय सिर्फ डिमांड साइड पे ही ध्यान दिया, सप्लाई साइड पे ध्यान नहीं दिया। यदि आप सिर्फ डिमांड बढ़ाएं और सप्लाई को वैसे के वैसे रहने दें तो ये तो होगा ही। तो ये एक्चुअली एक, मेरे अनुसार ये पॉलिसी की एक वीकनेस रही है, ग्लोबल पॉलिसी की वीकनेस रही है, जो कि भारत में नहीं रही है। भारत ने डिमांड और सप्लाई दोनों बातों पे काम किया है, और हमारे पॉलिसीज, हमारे नीतिज जो हैं डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ाने की हमने कोशिश की, और हुआ भी है।
तो हमारी जो इन्फ्लेशन है, ज्यादातर इसका जो कंट्रीब्यूशन अभी रहेगा ये ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से ही रहेगा, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जो कि डोमेस्टिक साइड है, उसमें तो मुझे काफी कंफर्टेबल सिचुएशन नजर आ रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि यदि आप दिसंबर महीने तक देखें, इसके बावजूद कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं, मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन 6% के कम होना चाहिए। श्योर, इन्फ्लेशन 6% से कम प्रतिशत से कम होना चाहिए, ये आपका मानना है। सर, एक और सवाल जो सबकी नजर रहती है ऑलवेज, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पर। गवर्नमेंट कहाँ पर अभी कैपेक्स करने की कोशिश कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एक बड़ा एरिया है, बट कब हम देखेंगे वो किक स्टार्ट फुल्ली होते हुए, क्योंकि ये लिंक्ड है टू मच एक्सटेंट टू द डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर अभी भी थिंग्स आर इन प्रोग्रेस एज वी स्पीक। तो कैसे देखें हम सर गवर्नमेंट का स्पेंड और साथ साथ में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस? तो कैपेक्स में आपको ध्यान होगा स्वाति जी कि इस साल के बजट में हमने करीब करीब 35% वृद्धि का एक प्लान बनाया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि जीडीपी के अनुपात में और नॉर्मल रुपये के कितने रुपए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में खर्च कर रहे हैं, तो वो जो है इस साल सबसे ज्यादा है। और यदि अभी 6 महीने जो हुए हैं, इसमें यदि देखें तो जो हमारे बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो उसका रन रेट एक्चुअली अभी एक्सपेक्टेड टर्म्स पे है, यानी कि जो हमारी बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम जरूर करेंगे इस साल में, पूरे साल में। और जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है, आप देख रहे हैं कि एयर इंडिया में काफी अभी तेजी आई है और पिछले कुछ दिनों में काफी सारे उसमें प्रोग्रेस आई है, क्योंकि और एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट के तहत से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैक्स पेयर का करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया जो है हर साल लगता है एयर इंडिया को मेंटेन करने में। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस है, उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बाकी जो बड़े डील्स जो दीपम काम कर रही है, जिसके बारे में बजट में भी जिक्र था, वो मेरा मानना है और मेरा विश्वास है कि चौथे तिमाही में इनको आपको देखने मिलेगा। डिसइन्वेस्टमेंट ऐसी एक एक्टिविटी है, जैसे हम हाई राइज बनाते हैं, तो हाई राइज बनाने के लिए आपको फाउंडेशन जो है अब उस पर काफी देर काम करना पड़ता है। तो जब फाउंडेशन बनता है तब वो एक्साइटमेंट नहीं आती, लेकिन पहले चंद दो चार फ्लोर जब बनते हैं तब आप एक्साइटमेंट देखने लगते हैं। तो अभी जो है फाउंडेशन अभी भी लग रहा है और काफी सारा काम हो चुका है। चौथी तिमाही में वो जो फ्लोर्स दिखने चालू होंगे वो जरूर होगा, तो तब एक्साइटमेंट आएगा। ओके, तो एक्साइटमेंट हम फोर्थ क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें यहाँ, जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है। क्विकली सर, आपसे लास्ट 2 सवाल जानना चाहेंगे। एक तो लिक्विडिटी, आरबीआई की तरफ से ऑफ कोर्स लास्ट 1 साल में हमने देखा इनफ लिक्विडिटी सिस्टम में दी और दे हैव डन देयर वर्क प्रीटी वेल। क्या अब हम कह सकते हैं कि बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन, क्या ये एक रिस्क पोज कर सकती है टू ग्रोथ, बिकॉज हम लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? मेरा मानना है कि यदि आप हमारे रिजर्व बैंक की लिक्विडिटी के जो मेजर्स हैं या जो फेड की जो टेपरिंग है उसको दोनों लें, तो मेरे अनुसार इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके 2 कारण हैं। एक ये कि फेड और जो रिजर्व बैंक एक्सपेक्टेशंस उन्होंने काफी अच्छा सेट किया है कि हम इसको करने जा रहे हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है कि यदि टेपरिंग भी हो फेड की और आरबीआई भी लिक्विडिटी की टेपरिंग करे, तो उसका जो असर है शायद थोड़ी देर रहे, मतलब चंद हफ्ते हो सकती है शॉर्ट टर्म, लेकिन आगे चल के इसका बहुत लॉन्ग रन असर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फाइनली सर, जो आपने टेपरिंग की बात की, क्लियरली एक्सपोर्ट्स की भी स्टोरी वही है। इंडिया ने अच्छे एक्सपोर्ट्स देखे इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। अब क्योंकि टेपरिंग हो रही है बाय सेंट्रल बैंक्स, क्या आपको लगता है उसका एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा नेगेटिवली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी का एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा कोई लिंकेज है। एक्सपोर्ट्स जो है काफी ज्यादा ग्लोबल डिमांड पे निर्भर करता है, जो कि काफी अच्छी दिख रही है। यदि ओईसीडी के जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनको हम देखें
तो इस साल का जो अनुमान है कि ग्लोबल इकोनॉमी करीब 5.5% से बढ़ेगा और अगला साल भी अनुमान है कि 4.5% औसताना जो है ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगा। तो ये तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा ग्रोथ रेट है, जिससे कि ग्लोबल डिमांड और तेज रहेगी और एक्सपोर्ट जो है ग्लोबल डिमांड पे काफी निर्भर करता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी का इस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर सर, थैंक यू।